आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में उतर रहे हैं, लेकिन किसी किताब की तरह नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इसे इसके सालाना अधिवेशनों, मतलब इसकी एनुअल मीटिंग्स की कहानी के जरिए समझेंगे। और ये कहानी वाकई दिलचस्प है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इन अधिवेशनों का एक कच्चा चिट्ठा है। कौन अध्यक्ष था, कहाँ मीटिंग हुई और क्या बड़े फैसले लिए गए। हाँ, आज हमारा मिशन इन बिखरे हुए तथ्यों को जोड़कर एक कहानी बनाना है। ये देखना कि कैसे 1885 में 72 लोगों की एक छोटी सी बैठक आजादी की लड़ाई का सबसे बड़ा मंच बन गई। चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ बैठकें नहीं थीं, ये वो प्रयोगशालाएं थीं जहां आजाद भारत का विचार तैयार हो रहा था। अच्छा। स्रोत हमें बताते हैं कि शुरुआत दिसंबर 1885 में बॉम्बे में हुई। दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, डब्ल्यू.सी. बनर्जी जैसे बड़े नेता शामिल थे। लेकिन एक बात जो शुरू से ही साफ थी, वो ये कि ये किसी एक शहर या प्रांत का आंदोलन नहीं बनना चाहिए। अच्छा, तो ये जो हम देखते हैं कि हर साल अधिवेशन किसी अलग शहर में होता था, ये एक सोची समझी रणनीति थी। बिल्कुल, ये एक बहुत ही होशियार रणनीति थी। हर साल अधिवेशन देश के एक अलग हिस्से में होता था। और अध्यक्ष भी उस जगह का नहीं होता था। हाँ, अध्यक्ष उस क्षेत्र से नहीं चुना जाता था जहां अधिवेशन हो रहा होता था। इसका मकसद था पूरे देश को ये महसूस कराना कि ये उनकी अपनी लड़ाई है, उनकी अपनी आवाज है। बिल्कुल। ये राष्ट्रीय एकता बनाने का एक बहुत ही व्यवहारिक तरीका था। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। पहला अधिवेशन 1885 बॉम्बे। अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और सिर्फ 72 प्रतिनिधि। हाँ, आज के हिसाब से देखें तो एक छोटी सी कॉन्फ्रेंस रूम मीटिंग। हाँ, एक बहुत ही विनम्र शुरुआत थी जहां कांग्रेस के मकसद तय किए गए, लेकिन संगठन ने रफ्तार बहुत तेजी से पकड़ी। अच्छा। अगले ही साल 1886 में कलकत्ता में दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय हो गया। ये तो एक बड़ा कदम था। हाँ, इससे आंदोलन और मजबूत हुआ। और अगले ही साल 1887 के मद्रास अधिवेशन में एक और बहुत बड़ा संदेश दिया गया। अध्यक्ष थे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। ये बहुत महत्वपूर्ण था। वो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। हाँ। और उन्होंने मंच से देश के मुसलमानों से अपील की कि वो राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बने। मतलब ये समावेशिता का, सबको साथ लेकर चलने का एक खुला ऐलान था। बिल्कुल। ये उस धारणा को तोड़ने की कोशिश थी कि कांग्रेस सिर्फ एक खास वर्ग की पार्टी है। और फिर राजनीति के साथ साथ राष्ट्रीय पहचान के जो सांस्कृतिक प्रतीक हैं, वो भी इन अधिवेशनों से ही उभरे। हाँ, आप 1896 के कलकत्ता अधिवेशन की बात कर रही हैं। हाँ, रहीमुत्तुल्लाह सयानी अध्यक्ष थे। और यहीं पर रवींद्रनाथ टैगोर ने पहली बार वंदे मातरम गाया। सोचिए उस पल के बारे में, कमाल है। जब एक राजनीतिक मंच पर एक गीत के जरिए राष्ट्र की भावना को आवाज दी गई। ये सिर्फ एक गीत नहीं था, यह आंदोलन को एक सांस्कृतिक पहचान देने की कोशिश थी। और ये पहचान सिर्फ नारों और गीतों तक ही सीमित नहीं थी, आम आदमी के मुद्दे भी उठाए जा रहे थे। बिल्कुल, जैसे 1899 का लखनऊ अधिवेशन। रोमेश चंद्र दत्त अध्यक्ष थे। यहाँ किसानों की बात हुई। हाँ, यहाँ मांग की गई कि किसानों पर जो लगान का बोझ है उसे हमेशा के लिए तय कर दिया जाए ताकि अनिश्चितता खत्म हो। तो कांग्रेस जमीनी मुद्दों से जुड़ रही थी। हाँ, और फिर 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में दिनशो इवाचा की अध्यक्षता में हमें भविष्य की एक बहुत दिलचस्प झलक मिलती है। आप महात्मा गांधी के पहली बार मंच पर आने की बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन दिलचस्प ये नहीं है कि वो आए, दिलचस्प ये है कि वो क्यों आए। अच्छा। वो दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के हक के लिए समर्थन मांगने आए थे। अरे वाह। इससे पता चलता है कि कांग्रेस अब सिर्फ भारत की सीमाओं के अंदर की राजनीति नहीं कर रही थी, बल्कि एक वैश्विक मंच बन रही थी। तो अब हम 1905 से 1918 के दौर में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ चीजें तेजी से बदलती हैं। 1905 बनारस अधिवेशन। अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले। और यहीं पर नरमपंथियों और गरमपंथियों के बीच मतभेद सामने आने लगे। हाँ, खुलकर सामने आए। आसान भाषा में कहें तो नरमपंथी याचिकाओं और कानूनी सुधारों में विश्वास रखते थे। और गरमपंथी? उनका मानना था कि अब सीधी कार्रवाई, बहिष्कार और स्वदेशी का समय आ गया है। इस अधिवेशन में बंगाल के विभाजन के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया गया और स्वदेशी आंदोलन को समर्थन दिया गया। मतलब राजनीति का तापमान बढ़ रहा था। बहुत ज्यादा। और ये तापमान अगले ही साल और बढ़ गया। 1906 कलकत्ता अधिवेशन। अध्यक्ष फिर से दादाभाई नौरोजी।
और यहाँ पहली बार वो शब्द इस्तेमाल हुआ जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया, स्वराज। स्वराज, स्वशासन, ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। लक्ष्य अब सिर्फ कुछ रियायतें पाना नहीं था। नहीं, अब लक्ष्य अपना शासन हासिल करना था। इसी अधिवेशन में स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा का कार्यक्रम भी पास हुआ। लेकिन ये बढ़ती हुई गर्मी अगले ही साल एक विस्फोट में बदल गई। 1907 का सूरत अधिवेशन, रासबिहारी घोष अध्यक्ष थे। इसे सूरत स्प्लिट के नाम से जाना जाता है। हाँ, ये आंदोलन के लिए एक दुखद मोड़ था। नरमपंथियों और गरमपंथियों के बीच मतभेद इतने बढ़ गए कि कांग्रेस दो हिस्सों में टूट गई। इस फूट ने आंदोलन को कमजोर कर दिया होगा। कुछ सालों के लिए तो कर दिया। इसके बाद अगले कुछ साल कांग्रेस के लिए एक तरह से आत्ममंथन के थे। अच्छा। 1911 में कलकत्ता में बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में जन गण मन पहली बार गाया गया। तो एक तरफ संगठनात्मक काम चल रहा था और दूसरी तरफ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को भी जिंदा रखा जा रहा था। बिल्कुल। लेकिन असली वापसी हुई 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ये एकीकरण का साल था। एक बहुत बड़ा साल। अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में जो दो गुट सूरत में अलग हुए थे, वो लखनऊ में फिर से एक हो गए। नरमपंथी और गरमपंथी एक साथ आ गए। और सिर्फ यही नहीं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसे लखनऊ पैक्ट कहते हैं। ये हिंदू मुस्लिम एकता की एक जबरदस्त मिसाल थी। हाँ, और इस नई ऊर्जा के साथ अगले ही साल 1917 में कलकत्ता में एक और इतिहास रचा गया, जब एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। बिल्कुल। ये भारतीय राजनीति में महिलाओं की बढ़ती भूमिका का एक साफ संकेत था। अब हम उस दौर में हैं जहां स्वतंत्रता आंदोलन एक जन आंदोलन बन रहा था। 1918 से 1927 का दौर। हाँ, गांधी जी अब भारत की राजनीति के केंद्र में थे। और इसकी शुरुआत 1919 के अमृतसर अधिवेशन से होती है। अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। यह अधिवेशन जलियांवाला बाग हत्याकांड के ठीक बाद हुआ था। माहौल बहुत गमगीन और गुस्से से भरा हुआ था। हाँ। अधिवेशन में इस बर्बर हत्याकांड की कड़ी निंदा की गई और साथ ही खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने का फैसला किया गया। 1920 का साल तो कांग्रेस के लिए एक तूफानी साल रहा। 2 अधिवेशन हुए। हाँ, पहले कलकत्ता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में एक विशेष अधिवेशन हुआ। यहाँ गांधी जी के असहयोग कार्यक्रम को मंजूरी दी गई। मतलब सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालतें, विदेशी कपड़े, हर चीज का बहिष्कार। हाँ, ब्रिटिश राज के खिलाफ एक सीधी अहिंसक चुनौती। और फिर उसी साल नागपुर में सी विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता में जो सालाना अधिवेशन हुआ, उसने तो कांग्रेस का पूरा ढांचा ही बदल दिया। उसने कांग्रेस को एक संभ्रांत लोगों की पार्टी से एक जन संगठन में बदल दिया। कैसे? पहला बड़ा बदलाव लक्ष्य में हुआ। अब लक्ष्य सिर्फ संवैधानिक तरीकों से स्वशासन नहीं, बल्कि शांतिपूर्ण और जायज तरीकों से स्वराज हासिल करना था। अच्छा। दूसरा, कांग्रेस कार्य समिति CWC बनाई गई, जो पूरे साल काम करती थी। और सबसे बड़ी बात, सदस्यता शुल्क घटाकर सिर्फ 4 आना कर दिया गया, ताकि गरीब से गरीब आदमी भी कांग्रेस का सदस्य बन सके। बिल्कुल, ये कांग्रेस का लोकतंत्रीकरण था। लेकिन असहयोग आंदोलन जब अपनी चरम सीमा पर था, तब चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने उसे वापस ले लिया। इसका असर भी कांग्रेस पर पड़ा होगा। बहुत गहरा असर पड़ा। 1922 के गया अधिवेशन के बाद कांग्रेस में फिर मतभेद पैदा हो गए। अध्यक्ष CR दास और मोतीलाल नेहरू जैसे नेता चाहते थे कि कांग्रेस चुनाव लड़कर परिषदों में जाए और अंदर से सरकार के काम में बाधा डाले। हाँ, लेकिन गांधीवादी खेमा इसके खिलाफ था। इसी मतभेद के चलते CR दास और अन्य नेताओं ने इस्तीफा देकर स्वराज पार्टी बना ली। मुझे लगता है इस दौर के 2 अधिवेशन अपने अध्यक्षों की वजह से हमेशा याद रखे जाएंगे। आप सही करिए। पहला 1924 का बेलगांव अधिवेशन। ये एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। हाँ, ये एक तरह से उनके नेतृत्व पर मोहर लगाने जैसा था। और दूसरा 1925 का कानपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। बिल्कुल। एनी बेसेंट के बाद ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और मील का पत्थर था। तो अब हम कहानी के अंतिम और सबसे निर्णायक चरण में पहुंच रहे हैं, 1927 से 1946। अब लक्ष्य सिर्फ स्वराज नहीं, बल्कि पूर्ण स्वराज होने वाला था। और इसकी नींव रखी गई 1927 के मद्रास अधिवेशन में। अध्यक्ष थे M.A. अंसारी। यहाँ साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पास हुआ। हाँ, क्योंकि उसमें एक भी भारतीय नहीं था। लेकिन एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव में कांग्रेस ने पहली बार अपना लक्ष्य पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता घोषित किया। ये स्वराज की मांग से भी एक कदम आगे था। बिल्कुल।
और फिर आया वो ऐतिहासिक पल 1929 का लाहौर अधिवेशन। अध्यक्ष थे एक युवा नेता जवाहरलाल नेहरू। यहाँ जो हुआ उसने आजादी की लड़ाई का नक्शा ही बदल दिया। पूरी तरह से 1920s के अंत तक एक नई युवा पीढ़ी नेतृत्व में आ रही थी और अब वो डोमिनियन स्टेटस जैसे अधूरे वादों से तंग आ चुकी थी। और उसी बेचैनी का नतीजा था लाहौर अधिवेशन। हाँ, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में रावी नदी के किनारे जो हुआ वो सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं था, वो एक ऐलान था। पूर्ण स्वराज, पूरी आजादी, बिना किसी शर्त के। 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला हुआ और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया। लाहौर अधिवेशन ने लक्ष्य तय किया, लेकिन 1931 के कराची अधिवेशन ने उस लक्ष्य का खाका तैयार किया कि आजाद भारत दिखेगा कैसा। ये बात बहुत गहरी है। वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। हाँ। इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का समर्थन तो किया ही गया, लेकिन सबसे जरूरी काम 2 प्रस्तावों के जरिए हुआ। एक मौलिक अधिकारों पर और दूसरा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर। इसका मतलब ये था कि कांग्रेस अब सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक आजादी की भी बात कर रही थी। ठीक यही मतलब था। मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव में बोलने की आजादी, धर्म की आजादी, कानून के सामने बराबरी और हर बालिग को वोट देने का हक देने का वादा किया गया। ये तो कमाल है। मतलब जो मौलिक अधिकारों की बात 1931 में कराची में हुई, वही आगे चलकर हमारे संविधान का आधार बनी। बिल्कुल। हमारे संविधान निर्माता हवा में से विचार नहीं ला रहे थे, वे दशकों की मेहनत और बहस की विरासत को आगे बढ़ा रहे थे। इसके बाद के अधिवेशन भी इसी सोच को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, 1936 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में फैजपुर में पहली बार अधिवेशन किसी गांव में हुआ। यह आंदोलन को ग्रामीण भारत के और करीब ले जाने का एक प्रतीक था। और 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। हाँ, यहीं पर जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय योजना समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई। मतलब आजादी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था कैसी होगी, इसकी तैयारी पहले से ही हो रही थी। बिल्कुल। लेकिन अगले ही साल 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में एक गहरा संकट पैदा हो गया। ये कांग्रेस के अंदर एक वैचारिक भूकंप जैसा था। हाँ, सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया के खिलाफ दोबारा अध्यक्ष चुने गए, लेकिन उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। हाँ, गांधी जी और कार्यसमिति के साथ मतभेदों के चलते। उनकी जगह राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने और इसके बाद बोस ने कांग्रेस छोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। इसके बाद तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया और माहौल बहुत तेजी से बदला। हाँ, 1941 से 45 तक का दौर भारत छोड़ो आंदोलन और विश्व युद्ध की उथल-पुथल का था, इसलिए कोई अधिवेशन नहीं हो सका। तो आजादी से पहले का आखिरी अधिवेशन वो 1946 में मेरठ में हुआ, जिसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। तो जब हम इन सभी अधिवेशनों की माला को एक साथ पिरोकर देखते हैं तो एक साफ तस्वीर उभरती है। तस्वीर ये उभरती है कि आजादी एक दिन की घटना नहीं थी। नहीं, ये दशकों के विचार विमर्श, बहस, असहमति, सुलह और संकल्पों का नतीजा थी। हर अधिवेशन ने पिछले की नींव पर कुछ नया बनाया। याचिकाओं से जन आंदोलनों तक और स्वराज से पूर्ण स्वराज तक। बिल्कुल। और कराची अधिवेशन में जो मौलिक अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रमों का सपना देखा गया, वो सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं था, वो आने वाले आजाद भारत के संविधान की आत्मा बन रहा था। तो इसका मतलब ये है कि भारत का संविधान और हमारे लोकतांत्रिक मूल्य रातों रात पैदा नहीं हुए। उनकी जड़ें स्वतंत्रता संग्राम के इन सालाना विचार मंथनों में बहुत गहरी थीं। ये अधिवेशन सिर्फ राजनीतिक बैठकें नहीं थी, बल्कि एक राष्ट्र के सपनों को आकार देने वाली कार्यशालाएं थीं। श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है, आज के समय में क्या हम उन मौलिक अधिकारों और आर्थिक न्याय के आदर्शों पर खरे उतर रहे हैं, जिनका सपना इन ऐतिहासिक अधिवेशनों में देखा गया था? ये एक ऐसा सवाल है जो इन स्रोतों को खंगालने के बाद मन में जरूर उठता है।